नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट भी कीजिए। फिर से आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उड़ते ऊटी आवे गढ़े ते फिरे मन की मन ही में सिरे वो करे। सहते ही बने कहते न बने मन ही मन पीर पीर परे वो करे। ये पंक्तियाँ हैं। मैं कभी कल्याण चंद के उजड़े बाग में, कभी YMCA के लॉन के कोने पर खड़े मौलसरी के पेड़ के नीचे बैठ बोधा की इन पंक्तियों को उच्च स्वर में गाता था। यानी ये पंक्तियाँ जो है किसकी, ये बोधा की पंक्तियाँ थी। दूर आता एक बार जो बार 10 बार 100 बार मुझे इन पंक्तियों को पढ़ते हुए लगता जैसे एक मोती है और कोई उसे एक बड़े से खगर में डालकर ओंडे से रगड़ रहा है। और कभो कभी मुझे उस मोती में चंपा की शक्ल झलक आती। और कभी कभी मैं अपनी कॉपी खोलता जिसमें पिछले वर्ष न जाने कितने क्षणों को मैंने वाणी दी थी, यानी कितने लिखे थे। कभी छंदोबद्ध रूप में, कभी गद्य की छोटी बड़ी पंक्तियों में, कभी कुछ उसमें जोड़ता जिन्हें तब मैं कविता समझता था। यानी शुरू शुरू में लिखते समय कविता में क्या कविता में क्या रही होगी। 4-5 वर्षों बाद की मेरी तो तुकबंदियाँ प्रारंभिक रचनाएं यानी तुकबंदियाँ भाग 1 भाग 2 में संग्रहित है। उन्हें भी कविता कहते आज मुझे संकोच होगा। यानी तब लिखी थी और भाग 1 भाग 2 में वह तुकबंदियाँ जो वह संकलित है, वे केवल मेरी विवशता की अभिव्यक्तियाँ थी, न प्रेरक न उद्बोधन। वे कविताएं थी ही नहीं, यानी वे कविताएं नहीं थी, केवल अभिव्यक्तियाँ थी। वे कविता से कुछ बड़ी चीज़ थी, वे जीवन थी। मैंने जीवन प्रकाश जोशी को लिखे गए अपने एक पत्र में लिखा था, शब्दों में कवि होने से पूर्व। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। शब्दों में कवि होने से पूर्व मैं जीवन में कवि बन गया था। यानी शब्दों में जीवा कवि होने से पूर्व, यानी कविता लिखने से पूर्व जो है मन में कल्पना करना पड़ता है, मन में सोचना पड़ता है। इसी आधार पर लेखक कहते हैं कि कवि शब्दों में कवि होने से पूर्व मैं जीवन में कवि हो गया था, यानी उस प्रकार का जीवन जीने लगा था। वह जीवन में कवि बनने के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। चंपा का कोई समाचार जानने की न संभावना थी, न उनका कोई पत्र पाने की प्रतीक्षा। मैंने सुन रखा था कि बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है। हरिद्वार तक रेल जाती है, उसके आगे कहीं लक्ष्मण झूला है, रस्सियों का पुल। एक रस्सी पर आदमी पैर धरता है, एक रस्सी तो को हाथ से पकड़ता है। ये लक्ष्मण झूला जो है, यह मुझे देखने की काफ़ी लालसा है। मैं एक बार ज़रूर जाके आऊँगा। लक्ष्मण झूले का जो जिक्र है वह क्या भूलूं क्या याद करूं में है, याद रखिए लक्ष्मण झूला। कदम कदम बढ़ते पुल पार करता है, नीचे हर हर करती प्रचंड वेग से भागीरथी बहती है। रस्सी यानी वह लक्ष्मण झूला है, वह भागीरथी नदी पर है। रस्सी हाथ से छूटी कि आदमी नीचे गिरा और फिर उसकी हड्डी पसली का पता नहीं लगता। आदमी रस्सी पर चलते हैं और मुझे मुँह से कहते जाते हैं, पंची मुख राम राम, हिया हो काहू का नाही, पंची मुख राम राम। यानी वो लक्ष्मण झूले पर जाते हुए आदमी क्या बोलता है, पंची मुख राम राम, हिया कोहू काहू का नाही, पंची मुख बोले मुख राम राम। आगे ऊंचे बर्फीले भयावह पहाड़ों की महीनों की चढ़ाई तक, यानी बद्रीनाथ जाने के लिए। तब कहीं जाकर बद्री विशाल के मंदिर का ध्वज दिखाई देता है। गर्मी की रातों में खुले में घाट पर पड़ा आसमान को ताकता मैं कल्पना करता, चंपा और सुंदर लक्ष्मण झूले पर से जा रही हैं। पुल डगमग हिल रहा है और चंपा अब तब गिरी और लो वृद्धा सुंदर भी गिरी, और अब उनका पता नहीं। और नीचे हिल्लोल कल्लोल करती हलहलाती जाती नदी की धारा, कौन सी, भागीरथी नदी ने उन्हें निगल लिया है और मेरे मुंह से
चीख निकल गई है और अभी और कभी मेरी आंखों के आगे आते हैं। ये पंक्तियाँ मार्ग अमन भूमि धर भारे कदर कंदर खोह नदी नद नारे आगम आगाध न जाहि निहारे। और मैं कल्पना करता चंपा किसी पहाड़ पर चढ़ती हुई या किसी बर्फीली चट्टान से फिसल कर गिर गई है, नीचे बहुत नीचे खंदक में, और उनका और उसका गुड़िया सा छोटा सा दिखता शरीर निस्सहाय पड़ा है। उनका सिर फूट गया है, वह रक्त से नहा रही है, उसके हाथ पांव टूट गए हैं, वह मर गई है और उसे सांसारिक यातनाओं से मुक्ति मिल गई है। यानी एक कल्पना कर रहे हैं यहाँ सब लेखक। शरीर रहने तक मनुष्य को क्या क्या सहना पड़ता है, शरीर छूटा कि सारे दुख दर्द चिंताएं शोक संताप विलुप्त। ये याद रखिए, शरीर रहने तक यानी जब तक मनुष्य का शरीर में जीवन है, जीव है, उसकी सांसें चल रही है, तब तक ही उसको पूरा दुख दर्द जो है वह सहन करना पड़ता है। एक बार शरीर से प्राण निकल जाए तो जो भी शोक है, चिंता है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, तनाव है, विचार है, वह सब कुछ छूट जाता है, विलुप्त हो जाता है। मैं सोचता चंपा निश्चय इस भयंकर यात्रा की कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकेगी, वह निश्चय वही समाप्त हो जाएगी, जीती नहीं लौटेगी। उसके लांछन के निकारण का और उपाय ही क्या हो सकता है। इसलिए बूढ़ी इन नदी नद पर्वतों खो खंकरों खंदकों में के से जूझने के लिए उसे लिवा ले गई। बूढ़ी शायद और लौट भी आए, उसमें बड़ी जान है, पर चंपा नहीं लौटी। मुझे तब नहीं मालूम था कि इन तीर्थों में क्या क्या जघन्य पाप होते हैं। जून का तीसरा सप्ताह आ गया, यानी जून माह का तीसरा सप्ताह आ गया। एक दिन मैट्रिकुलेशन का परीक्षा फल घोषित हुआ। जिस मनस्थिति में मैंने परीक्षा दी थी उसमें बड़े अच्छे परिणाम की प्रतीक्षा न की जा सकती। यानी जिस टेंशन में, जिस दिमागी मौसम में लेखक ने पेपर दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे अंक नहीं मिलेंगे। पास में हो सकता था, उसे खुशी क्या होनी थी। शायद कुछ ओसू पूछने थे, यानी आंसू पूछे जाते। मैं अपनी बैठक में लेटा था, पिताजी दफ्तर से लौटे तो बैठोरी की ओर से दरवाजे पर क्षण भर रुक सूखे मुंह फेल कहकर अंदर चले गए। यानी मैट्रिकुलेशन में लेखक फेल हो गए। उनके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो, जैसा कि वैसा भोगो। न कोई मेरे पास आया, न किसी ने मुझसे सहानुभूति दिखाई। यानी लेखक फेल हो गए थे। केवल माँ रात को खाने के लिए पूछने आई। खाना मैंने न खाया। रात को आधी गरज तड़प के साथ मानसून की पहली वर्षा हुई। मैं बाहर निकलकर मैदान में बैठ गया, जैसे आसमान मेरे ही आंसुओं में बरस रहा हो, जैसे बहुत दिनों का बंधा बंद कुछ खुल गया हो, जैसे बहुत दिनों की जलती आग पर अंकधारा पानी पानी पड़ा हो और आग शांत ही न हो गई हो। सब कोयला राख बह गया हो, जमीन पर कुछ काली मटमैली रेखाएं छोड़कर। प्रातःकाल मेरी सत्ता, मेरे अस्तित्व का शायद यही रूप बचा था। पिछले 2 ढाई वर्षों से मेरे चारों ओर बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिसे न मैं रोक सकता था और न जिसके प्रभाव से अपने को बचा सकता था। यानी लेखक कहते हैं कि मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं हो रही थी, उस घटना से नहीं मैं बच सकता था और ना ही उसके प्रभाव से। ऐसी हर एक इंसान के जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे मैं तेज़ी से चलती हुई एक मशीन में फंस गया था और उससे निकलने में अपने को असमर्थ पाता था और इसलिए उसी के बीच रहने का प्रयत्न करता था। जो मुझे निकलना चाहते थे, मैं उसका विरोध करता था, और जो मेरी निंदा नौधरी कर होती उसको मैं सहता झेलता था। पर मेरे उस सारे संघर्ष और सहन की परिणति क्या थी। करकल की राख गंगा की धारा में बह गई थी। चंपा आँख ओढ़ पहाड़ ओढ़ हो गई थी और जीवन की प्रथम प्रामाणिक परीक्षा मैं असफल हो गया। यानी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा लेखक फेल हो गए थे। ऐसा समय में ऐस 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 यानी ये शब्द टाइपिंग में गलत हुआ होगा। ऐसे समय में कुछ देर के लिए जीवन की अर्थहीनता का आभास होना अस्वाभाविक नहीं था। न कुछ नगण्य, निस्सज्ञ, न किसी की
किसी काम। मैं जहाँ तहाँ घूमने लगा। उस समय अपने को कुछ भी कर डालना मेरे बिल्कुल निरायास होता। यदि मैं अपने कपड़ों में आग लगा लेता तो शायद बिना ताप का अनुभव किए मैं भस्म हो जाता। अगर मैं पानी में डूबता तो तह में ऐसे जाकर चुपचाप बैठ जाता जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा। ये बिल्कुल वास्तविक चित्रण है। हर एक इंसान के जीवन में यह स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन लेखक जो है उस स्थिति को, उस कठिनाई को शब्दों में पिरोता है। लेकिन जो बाकी के इंसान जो है सिर्फ जीते हैं, उसका लेखा जोखा कुछ नहीं रखते। एक दिन न जाने क्यों क्यों मैं जमुना के किनारे निकल गया। यानी एक दिन लेखक जमुना नदी के किनारे निकल गए। शायद इसमें नियति का कोई हाथ था। नियति के सौउद्देश्य हाथों का परिचय मैं जीवन में कई बार पा चुका हूँ। यानी नियति का, प्रकृति का। पैंट कमीज पहने सावले से कुछ भरे बदन के एक सज्जन मेरे पास आए। कहाँ पर? जमुना किनारे। न जाने मुझ में क्या देखकर वे मेरी ओर आकर्षित हुए। शायद उन्होंने मेरी सारी मनस्थिति पल मात्र से समझ ली। वे मुझे अपने घर या दफ्तर ले गए। पर इतना याद है, वहाँ और कोई नहीं था, केवल वह व्यक्ति और लेखक। वे क्रिश्चियन कॉलेज के कोई अध्यापक मिस्टर एडम्स थे। यानी वह जो एक व्यक्ति मिले थे, वह व्यक्ति कौन थे? तो क्रिश्चियन कॉलेज के वह एक अध्यापक थे और उसका नाम क्या था? मिस्टर एडम्स थे। उन्होंने मुझसे जो जो पूछा मैं बताता गया। पता नहीं उन्होंने क्या क्या पूछा। मुझ में कुछ भी छिपाने या बनाने की बात न थी। सच कहना ही सहज स्वाभाविक लगा। उन्होंने मुझे जो स्नेह सहानुभूति दी, एक अजनबी से वह अप्रत्याशित थी। उन्होंने मुझे धीरज दिया, मुझ में आशा बंधाई, मुझे फिर से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। एक बात याद रखिए, इंसान के जीवन में सही समय पर प्रेरित करने वाला भी होना चाहिए। जैसे मराठी में एक कविता है, मित्र वनव्यामध्ये गारव्या सारखा, अनंत राऊत इनकी कविता है, बहुत बढ़िया है। मित्र क्या है जीवन में, वह कविता बताती है। अनंत राऊत मंचीय कवि है, बहुत बड़ी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, प्रेरणादायी कविता है। मित्र वनव्यामध्ये गारव्या सारखा, बहुत अच्छी कविता है। उसी प्रकार एक जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए, जब हम हारते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि अब जीवन में हमारे कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल अंधेरा है, खुद का जीवन समाप्त करूं मैं, ऐसे विचार मन में आते हैं, खुद को इंसान अकेला समझता है, तब ऐसा एक इंसान जीवन में प्रकृति भेजती है, या मित्र भी होना चाहिए उस प्रकार के। उन्होंने कहा न कुछ नष्ट हुआ। यानी उसने कहा, एडम्स ने कहा कि कुछ नष्ट नहीं हुआ, न व्यर्थ गया है। वह जीवन की वाटिका की खाद को खो गया है, जो किसी फूल के रूप रंग रसगंध में फिर कभी सारवान सार्थक होगी। आशावादिता की ऐसी प्रचलित शब्दावली से मैं अपरिचित न था, पर उसकी बातों पर उनके मधुर और कोमल व्यक्तित्व की ऐसी छाप थी कि मेरे घावों पर मरहम सा लगता गया। अंत में अंत में अंत में उन्होंने कहा कि अज्ञात के गर्भ में बहुत कुछ है। यानी जो हम जानते नहीं, जो हमारे लिए अज्ञात है, जिसको हम जानते नहीं, उसके गर्भ में अनंत है, बहुत कुछ है। हमें प्रतीक्षा करने से नहीं ऊबना चाहिए, केवल हमें हमारे कर्म करते रहने चाहिए और प्रतीक्षा रहनी चाहिए। एक शुभ सौ अशुभ का प्रतिकार कर सकता है। ये कितना अच्छा ही कथन है। एक शुभ सौ अशुभ का एक शुभ यानी कोई एक अच्छी बात है। जितने भी आपने कुकर्म किए हैं, जितने भी आप कितने भी औरों की नज़र में भले हो, बुरे हो, गलत हो, यदि कोई एक परीक्षा क्वालिफाई हो जाते हो, आप जॉब के लिए लग जाते हो, जो भी आप पर लोगों ने, समाज ने लांछन लगाए हैं, वह लांछन अपने आप मिट जाता है। देखिए कितना अच्छा कथन है। जीवन जीते समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैंने बहुत बार कहा भी है, केवल यह जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम केवल नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, तो ज़िंदगी जीने के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए। देखिए कितना अच्छा कथन है। एक शुभ सौ अशुभों का प्रतिकार कर सकता है। मैं सोच विचार करने के लिए बहुत सा मसला लेकर लौटा। यानी बहुत सी बातें लेकर लौटे लेखक।
7 या 8 जुलाई होगी। किसी ने सवेरे सवेरे आकर खबर दी, सुंदर और चंपा बद्रीनाथ की यात्रा से वापस आ गई है। यानी किसी ने आकर खबर दी कि सुंदर और चंपा जो है बद्रीनाथ, यानी बद्रीनाथ यात्रा के लिए कौन गया था, सुंदर और चंपा गई थी और वह लौट आई, यह खबर लेकर को मिली। सुंदर में अधिक परिवर्तन न दिखाई पड़ा, पर चंपा को देखकर आंखों को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ। चंपा के सिर पर छोटे छोटे बाल थे, यानी उसके बाल झड़ गए थे। तीर्थ में उनका सिर मुंडा दिया गया था। यानी तीर्थ में किसका, बद्रीनाथ तीर्थ में किसका सिर मुंडवा गया था? तो चंपा का, याद रखिए। शरीर हड्डी 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 रह गया था। त्वचा का रंग झावे जैसा, आंखें कुछ फटी फटी, जैसे जीवन में अब वे किसी चीज से सरस अथवा आर्द्र नहीं हो सकेगी। पतराही जाते ही समय हरिद्वार में उनके शरीर के साथ बड़ा अत्याचार हुआ था। कमजोरी की हालत में ही पहाड़ी यात्रा आरंभ कर दी थी। उसे स्वयं आश्चर्य था कि वह किस किस बल पर इतनी अपार यात्रा करके लौट आई। उसके खूट में एक गांठ बंधी थी, उसमें वही कागज बंधा था जिस पर अपना नाम लिखकर मैंने उसकी झोली में डाल दिया था। उसने मेरा नतीजा पूछा। मैं कुछ नहीं बोला। वह समझ गई, बोली, दोषी मैं हूँ, पर प्रत्याशित अभी कर आई हूँ। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, धीमे धीमे शब्द अलग जैसे बोलने में उसे कुछ कष्ट हो रहा हो। आज स्कूल खुल रहा है, स्कूल जाओ, खूब पढ़ना। मैं सब कुंड नदियों में तुम्हारे नाम की डुबकी लगा आई हूँ। सब देव मंदिर देहरियों पर तुम्हारे नाम से सिरदा पड़ आई हूँ। तुम बहुत दिन जियोगे, बहुत कुछ करोगे, देखने को मैं न रहूँगी। यानी ये चंपा कह रही कि तुम बहुत कुछ करोगे, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन देखने के लिए मैं नहीं हूँ। मेरा समय आ गया है। आज संध्या को मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। यहाँ लौटकर शायद ही आऊँ। जिस धरती पर जन्मी थी उसी पर अपना शरीर छोड़ना चाहती हूँ। ये चंपा कह रही है। अब मेरी भेंट शायद ही फिर हो सके। अच्छा, अब जाओ, बद्री विशाल तुम्हारा मंगल करेंगे। मुझे लगा चंपा जैसे मेरी माँ की उम्र की हो गई है, मुझसे ऐसे बोल रही है जैसे माँ बेटे से बोल रही है। बेटे के ही तरह उसे प्रणाम कर मैं स्कूल चला गया। स्कूल खुलने का पहला दिन था। अपने अपने अभिभावकों के साथ नए नए लड़के ही कहीं फॉर्म भराई, कहीं नाम लिखाई, कहीं फीस जमा कराई। नवे के लड़के 10वीं में आ गए थे, यानी 9वीं कक्षा के लड़के 10वीं में आ गए थे। उनके साथ बैठने में कुछ संकोच होता है। कोई मैं अकेले तो नहीं फेल नहीं हुआ था, यानी लेखक के साथ मैट्रिकुलेशन में अन्य और भी लड़के फेल हुए थे। कुछ और फेल हुए लड़के थे। सबके पास कुछ न कुछ बात करने को है। मैं ही खोया खोया सा हूँ। 100 तरह के शोर शराबे के बीच उदास घर लौट आता हूँ। बैठक में लेट जाता हूँ। एडप्स की बात सोचता हूँ, मुझे नया जीवन आरंभ करना है। चंपा की बात सोचता हूँ, मुझे खूब पढ़ना है। फिर चंपा का आज देखा चेहरा आंखों के सामने आता है। फिर उसके ऊपर वह चेहरा जिसमें वह बद्रीनाथ गई थी। यानी बद्रीनाथ जाते समय किस प्रकार चंपा का चेहरा था और बद्रीनाथ से लौटने के बाद क्या चेहरा हो गया है। फिर उस पर करकल की मृत्यु के बाद का चेहरा, यानी करकल की मृत्यु भी हो गई है। शोक में शुभ्र फिर उस पर वह चेहरा जिसमें वह नववधु बनकर आई थी। कौन? चंपा नववधु बनकर आई थी, करकल की पत्नी। फिर सब पर उस वृक्ष परी का फिर वृक्ष परी के पर उगते हैं और वह फुर्स से उड़ जाती है। 10 बजे रात को खबर आती है, सुंदर चंपा का दाह कर्म करा के लौटी है। पिता के घर पहुंचते ही चंपा की मृत्यु हो गई थी। यानी वह बद्रीनाथ यात्रा करके पिता के पास गई और वहां जाकर ही चंपा की मृत्यु हो गई है। मैं रात भर कपड़ा मुंह में दबाकर रोता हूँ। चोर नारी जिमी प्रकट न रोई, कई रातों को रोता हूँ। और एक दिन जैसे दुनिया का क्रम है, मेरे आंसू सूख जाते हैं। यानी हर रोज रोने के बाद एक दिन जो है लेखक के आंसू सूख जाते हैं, आंखों से
आंसू ही नहीं निकलते। मौत ने बड़ी कुंपा की सुंदर को भी जल्दी उठा लिया, यानी चंपा की मृत्यु के बाद सुंदर की भी मृत्यु हो गई। स्टीव एसेंस अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार है, यानी स्टीवेसन स्टीवेसन अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार ने कहीं कहा है कि पुस्तक जीवन का रक्त रहित स्थानापत्र है। यानी किसने कहा है? जो अंग्रेजी निबंधकार है, अंग्रेजी प्रसिद्ध निबंधकार है, उसके नाम क्या है? स्टीवेसन अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार है। और टीवेसन ने कहा है कि पुस्तक जीवन का रक्त रहित स्थानापत्र है, जिसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह असत्य नहीं है। अब मेरे लिए रक्त रहित पुस्तकों के सिवा रह क्या गया था? सुबह घर पर पढ़ाई, दिन में स्कूल में पढ़ाई, शाम को भारती भवन में पढ़ाई, रात को अपनी बैठक में मुंशी टेक्स पर पढ़ाई या लिखाई। 1925 की जून में मैं हाई स्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास हो गया। यानी 1925 में लेखक मैट्रिकुलेशन की परीक्षा जो है वहाँ पास हो गए थे। द्वितीय श्रेणी में पास हो गया, जिसको मैं व्यापक योग्यता की दृष्टि से सबसे अच्छी श्रेणी समझता था। करकल और चंपा के संपर्क में जिन अनुभवों की आग से होकर मैं निकला था, और उसके परिणाम स्वरूप जो दाग और फफोले मेरे मन पर पड़े थे, उनको मेरे पिता ने ही न देखा हो, यह असंभव है। गो उन्होंने मेरे रवैये में कोई सीधा हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया था। उन दिनों माता पिता अपने लड़कों पर बड़ा रौब-दाब रखते थे। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरे प्रति जो सहिष्णुता और उदारता दिखाई, उसकी कद्र मैंने उस समय भले ही न की हो, पर आज करता हूँ। ये लेखक कह रहे हैं। वे मेरे हितेच्छु के अतिरिक्त, यानी मेरे हित के अतिरिक्त और कोई भी क्या सकते थे, यानी क्या सोच सकते थे। उन्होंने मेरे मन पर छाए हुए अवसाद को हटाने के लिए यह उपाय सोचा, और शायद ठीक ही कि वे मेरा विवाह कर दे, यानी लेखक का विवाह कर दे। मेरे पिता गांव को शहर पर तरजीह देते थे। मेरी बड़ी बहन का विवाह उन्होंने अग्रपूर्वक गांव में किया था। मेरे लिए कई प्रस्ताव आए, नगर के भी गांव के भी। उन्होंने गांव से आए एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, यानी गांव से एक आए लेखक के लिए विवाह के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। तब विवाह माता पिता की पसंद और स्वीकृति से होते थे। यानी उस जमाने में जो है विवाह माता पिता के पसंद के लड़का या लड़की से होते थे। प्रस्ताव शायद सोराव के तहसीलदार की बेटी के लिए था, यानी सोराव नामक गांव के तहसीलदार के बेटी के लिए था। हमारे यहाँ शादी की सबसे पहली रस्म बरीक्षा या बरछा की होती थी। यानी लेखक के कायस्थ परिवार में शादी में सबसे पहले रस्म कौन सी होती थी? बरीक्षा या बरछा की होती थी। शायद यह वर रक्षा का बिगड़ा हुआ रूप था, यानी इस रस्म से अमुक कन्या के लिए अमुक वर रक्षित हो गया। अब आगे की रस्म समय सायत के अनुसार होती रहे। मैंने बड़ी इच्छा का एक दूसरा अर्थ निकाला, बर प्लस इच्छा बरोबर बड़ी इच्छा। यह रस्म विवाह के संबंध में बर की इच्छा जानने का साधन है, यानी वर की इच्छा जानने का साधन है। वर की इच्छा अर्थात मेरी इच्छा अभी शादी करने की नहीं है, यानी लेखक की इच्छा क्या है कि अभी शादी करने की नहीं है, इसलिए वरीक्षा के लिए भेजा गया उपहार मैं स्वीकार नहीं करता। घर में बड़ी बहसें हुई। मामा चाचा इकट्ठे हुए, लड़की के पिता और अन्य संबंधी आए, पर मुझे वरीक्षा स्वीकार करने को तैयार न कर सके। यानी सब कुछ आए, लेकिन लेखक को वरीक्षा स्वीकार करने के लिए राजी न हुए। एक बार फिर मेरे पिताजी मुझसे हारे, पर इसके लिए वे तैयार थे। गुरु महाराज कह गए थे कि लड़का लीग नहीं चलेगा, यानी जो परिपाटी है उस पर नहीं चलेगा। बहुत कुछ अपने मन की करेगा। उनकी वाणी मृष्णा कैसे होती। श्री मोहन को जिसकी चर्चा मैं पहले कर आया हूँ, करकल और चंपा के संबंध में कभी मैं अपने विश्वास में नहीं लिया था, पर मैं किसी अत्यंत अप्रिय अनुभव से होकर निकला हूँ, इसे वे भाप गए थे। उन्होंने मेरे स्वभाव, मेरी आवश्यकता, मेरी दुर्बलता और मेरी शक्ति समझी थी। उन्होंने इस पर भी गौर किया था
कि किस गुण स्वभाव रुचि की संगिनी मेरे लिए अनुकूल होगी। ये किसने? लेखक के माता पिता ने सोचा था। उन दिनों बाई के बाग में एक कायस्थ परिवार रहता था। यानी उस दिनों में जो बाई का बाग था उसमें एक कायस्थ परिवार रहता था। दो भाइयों बाबू रामचंद्र और बाबू राम किशोर का रहने वाले थे। यानी बाई के बाग में दो भाइयों का परिवार था। एक का नाम क्या था? बाबू रामचंद्र और बाबू राम किशोर का रहने वाले तो थे सिराथू तहसील के रूप नारायणपुर गांव के थे, लेकिन उधर इलाहाबाद में रहते थे। पर एक अरसे से इलाहाबाद शहर में आकर बस गए थे। बाई के बाग का मकान उनका अपना था। बाबू रामचंद्र राजा पडरौना के लड़कों के अध्यापक थे। यानी बाबू रामचंद्र जो थे वह राजा पडरौना के लड़कों के कॉलेज के अध्यापक थे और पडरौना में मास्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी पडरौना में मास्टर साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बाबू रामचंद्र थे, याद रखिए। बाबू राम किशोर स्थानीय हाई कोर्ट में अनुवादक के पद पर काम करते थे। यानी बाबू राम किशोर जो थे वह स्थानिक यानी इलाहाबाद के कोर्ट में अनुवादक ट्रांसलेटर के पद पर काम करते थे। बाबू रामचंद्र के एक लड़का महावीर प्रसाद और दो लड़कियां थी। यानी बाबू राम किशोर रामचंद्र जो था, एक मिनट, बाबू रामचंद्र को एक लड़का था। बाबू रामचंद्र के लड़के का नाम क्या है? महावीर प्रसाद, और दो लड़कियां थी। अब बाबू राम किशोर के दो लड़के, यानी बाबू राम किशोर को दो लड़की और दो लड़कियां, जिसमें श्यामा सबसे बड़ी थी। यानी राम किशोर की लड़की श्यामा जो थी वह सबसे बड़ी थी। श्री मोहन की बहन महावीर प्रसाद को ब्याही थी। यानी श्री मोहन की बहन जो है वह महावीर प्रसाद को ब्याही थी, यानी विवाह हुआ था। और इस नाते वे अक्सर अपनी बहन के यहाँ जाते थे और श्यामा को भी देखते थे। उन्होंने मुझको जैसा जाना समझा था उसने उससे श्यामा को उनके मेरे लिए सबसे अनुकूल संगिनी प्रतीक हुई। यानी किसको? मोहन को, कि श्यामा जो है वह हरिवंश के लिए अच्छी खासी लड़की है, ऐसा जाना। उन्होंने श्यामा को जैसा जाना समझा था उससे मैं उनको श्यामा के लिए सबसे अनुकूल संगी प्रतीत हुआ। मुझसे बिना बताए मेरा एक चित्र भी उन्होंने श्यामा के परिवार में पहुंचा दिया। किसने? मोहन ने। और एक दिन किसी बहाने से मुझे वहां ले जाकर परिवार वालों को दिखा भी दिया। यानी किसी दूसरे बहाने से ले जाकर लेखक को, हरिवंश को ले गए मोहन, और ले जाकर परिवार वालों को दिखा दिया श्यामा के। शायद श्यामा को भी जब उन्हें अपनी बहन के द्वारा इस बात का विश्वास हो गया कि श्यामा मुझे पसंद करती है, तब उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। यानी मोहन के बहन द्वारा पता चला कि श्यामा जो भी जो है हरिवंश को पसंद करती है, तब उन्होंने बताया। उन्होंने निश्चयपूर्वक शब्दों में कहा कि तुम्हें जैसी जीवन संगिनी की आवश्यकता है, जो तुम्हारे अनुकूल होगी, जिसे पाकर तुम अपने को सौभाग्यशाली समझोगे, उसकी खोज मैंने कर ली है। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारा जीवन सुखी हो तो जिस लड़की से कहूँ उससे तुम अपनी शादी कर लो। ये मोहन कह रहे हैं। इस संबंध के लिए तुम आजीवन मुझे धन्यवाद दोगे, मेरे ऋणी रहोगे। फिर उन्होंने मजाक किया, हाँ, तुम्हें तो मैं उसके योग्य नहीं समझता, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह तुम्हें अपने योग्य बना लेगी। लड़के लड़कियों में अब कोई न रह गया था जिससे मेरी निकटता हो, और ऐसी निकटता के लिए मैं तरस रहा था। श्री मोहन के निर्णय और उससे अधिक उनकी सद्भावना में मुझे विश्वास था। मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। यानी लेखक ने स्वीकृति दे दी। अब बड़े आपस में बातें तय कर ले। बाबू रामचंद्र और बाबू राम किशोर मेरे घर आए। यानी शादी की बात करने के लिए हरिवंश राय के घर में बाबू रामचंद्र और बाबू राम किशोर घर आए। उन्होंने पिताजी से बातें की। पिताजी ने मुझसे पूछा, मैंने स्वीकृति दे दी। यानी पिताजी से प्रताप नारायण से बातें की, और फिर प्रताप नारायण ने अपने बेटे से पूछा, और बातें लेखक ने भी स्वीकृति दे दी। शर्त के साथ जिसे वे मान गए, वे समझ गए कि साल भर पहले विवाह का इतना विरोध करने पर भी जो मैं अब इतनी जल्दी शादी करने को तैयार हो गया, उसके पीछे कोई कारण तो होगा ही। इस संबंध को पक्का करने में श्री मोहन ने जो भूमिका अदा की थी, बात को उससे वे अवगत हो गए, पर इन्होंने उनको बुरा नहीं माना। श्री मोहन की सद्भावना के वे भी कायल थे। मेरे पिताजी अपने लड़के के बारे में कोई महत्वाकांक्षा न थी।
मेरी मैट्रिकुलेशन में फेल होने के बाद अगर उनकी चलती तो मुझे नौकरी करने को बाध्य कर देते। अरे पिताजी को चलती तो मैट्रिकुलेशन फेल होने के बाद नौकरी करने के लिए बाध्य कर देते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं मैट्रिकुलेशन फेल होने पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। किसने? प्रताप नारायण ने। पायनियर प्रेस में मुझे क्लर्की का काम दिला देने में उनको कोई मुश्किल न होती। पंडित रामचरण शुक्ल के मरने के बाद वे हेड क्लर्क का दफ्तर के बड़े बाबू हो गए थे। कौन? रामचरण शुक्ल की मृत्यु के बाद प्रताप नारायण जो है वहाँ के बड़े बाबू हो गए थे। उनके रिटायर होने के अभी 2-3 वर्ष थे और उनके पूर्व वे कम से कम एक लड़के को, जाहिर है कि बड़े लड़के को, नौकरी चाकरी में लगा देना चाहते थे। दूसरी बार परीक्षा देने पर भी मैं द्वितीय श्रेणी में पास हुआ था, जिससे शायद उन्हें कुछ निराशा हुई हो। इतना इतना पढ़ पुढ़ मर बुखर भी जब मैं द्वितीय श्रेणी ला सका तो मुझ में आगे क्या उम्मीद की जा सकती थी। यानी इतना पढ़ने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी में पास हुआ तो आगे क्या उम्मीद कर सकती थी, ऐसा वह लेखक लिख रहे हैं। पिता की भावनाएं। दूसरी बार परीक्षा देने पर भी द्वितीय, ये तो हुआ अभी। नतीजा आने पर एक बार उन्होंने मुझसे पायनियर प्रेस में औपचारिक रीति से प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आगे पढ़ने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने मुझे समझाया कि वे शीघ्र ही सेवा मुक्त होंगे। पेंशन जो थोड़ी बहुत मिलेगी उससे घर का खर्चा न चल सकेगा। इधर खबर है जल्दी ही घर सड़क में आने को है। सील छिपाने के लिए कहीं ज़मीन लेकर गुजर बरस करने लायक घर बनाना होगा और इस काम में निश्चय ही मुआवजे में मिले रुपए में ज़्यादा खर्च होगा। फिर शालिग्राम की पढ़ाई अभी चल रही है। यानी हरिवंश के छोटे भाई का नाम शालिग्राम था, याद रखिए। शैल कुमारी भी ब्याहने योग्य हो गई है। यानी शैल कुमारी लेखक की छोटी बहन थी। मेरे आगे पढ़ने का विरोध तो उन्होंने किया, यानी आगे की पढ़ाई का विरोध तो नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि विरोध से मेरी इच्छा और जिद पकड़ेगी। पर यह ज़रूर कहा कि अगर मैं अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन आदि करके चला सकूं तो वे शौक पढ़ूं। खाने कपड़े का प्रबंध वे जैसे तैसे करते आए जाएंगे। उस समय तो उसके प्रस्ताव का मैंने स्वागत किया था, पर एक तरह से यह अच्छा था कि मैंने कुछ अपने पर निर्भर होना सीखा। अपने में विश्वास जागा कि मेहनत करके मैं कुछ कमा सकता हूँ। हालांकि ट्यूशन में देने का समय अगर मैं पढ़ने में लगा से, यानी ट्यूशन पढ़ाने में जो जो समय लगता है वही समय मैं पढ़ाई में दूंगा तो ऐसा वो लेखक ने सोचा। लगा सकता तो मुझे शायद खुशी होती। ट्यूशन मुझे मिल गई 8 या 10 रुपये महीने की, यानी 8 या 10 रुपये महीने पर लेखक पढ़ाते थे और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में अपना नाम लिखा दिया। इंटरमीडिएट के दर्जे कायस्थ पाठशाला में ही थे, यानी इंटरमीडिएट कॉलेज के जो दर्जे थे वह कायस्थ पाठशाला में थे। पर मैंने 6 वर्ष एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते उब गया था, यानी 6 वर्ष एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते लेखक जो है उब गए थे और अपने को किसी नए परिवेश में रखना चाहता था। कायस्थ पाठशाला में सिर्फ कायस्थ के लड़के नहीं पढ़ते थे, सब द्विधर्मी हिंदू उनमें प्रवेश पा सकते थे। यानी कायस्थ पाठशाला में केवल कायस्थ के ही लड़के नहीं पढ़ सकते थे, तो अन्य धर्म के, अन्य जाति के भी लड़के पढ़ते थे। पर शूद्र मुसलमानों और ईसाई को के लड़कों के लिए वहाँ प्रवेश वर्जित था। किसमें? कायस्थ पाठशाला में। कुछ असहयोग आंदोलन, कुछ गांधी जी के प्रभाव, कुछ स्वाध्याय से मेरा दृष्टिकोण अब अधिक उदार हो गया था और किसी प्रकार की संकीर्णता से मुझे पुलट होती थी। गवर्नमेंट कॉलेज में सभी धर्म, सभी जातियों के लड़के पढ़ते थे, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज था, सरकारी कॉलेज था, उसमें सभी जाति धर्म के लड़के पढ़ते थे। अंग्रेजी तो उन दिनों अनिवार्य विषय था। ऐच्छिक विषयों में मैंने लॉजिक, गणित और इतिहास लिया था, यानी उस समय में अनिवार्य विषय सभी के लिए जो अंग्रेजी विषय ऐच्छिक विषय तो ही था सभी के लिए अनिवार्य। और उसके साथ ही लेखक ने कौन से विषय लिए थे? लॉजिक, जो तर्कशास्त्र, गणित और इतिहास, ये 3 विषय मैट्रिक में नहीं, इंटर कॉलेज में लेखक ने ऐच्छिक रूप में, ऑप्शनल रूप में लिए थे। लॉजिक यानी तर्कशास्त्र, लॉजिक, गणित और इतिहास लिए थे। मेरे सहपाठियों में विशेष प्रसिद्धि पाने वाले डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू के सुपुत्र शिवनाथ काटजू हुए।
जो आजकल प्रयाग में हाई कोर्ट में उच्च कोटि के वकीलों में है, और ब्रज कुमार नेहरू जो आईसीएस में आए और बहुत से दर्जा सरकारी सेवाओं में विदेशों में राजदूतों के पदों पर को सुशोभित कर आजकल असम के राज्यपाल है। कौन? शिवनाथ शिवनाथ काटजू। शिवनाथ काटजू जो है वह हाईकोर्ट के उच्च कोटि के वकील है। और उसके बाद ब्रज कुमार नेहरू जो आईसीएस में आए और बहुत दर्जों की सरकारी सेवा विदेशों में राजदूतों के पदों पर रहे, और उसके बाद वह असम के राज्यपाल बन गए। इन दोनों के नाम एक विशेष संदर्भ में हैं। खयाम की मधुशाला की भूमिका में आए हैं, यानी खयाम की मधुशाला की भूमिका में किन दोनों के नाम आए हैं? तो वह शिवनाथ काटजू और ब्रज कुमार नेहरू, इन दोनों का नाम कहाँ पर आया है? खयाम की मधुशाला की भूमिका में आए हैं। मुझमें एक साल नीचे आदित्यनाथ झा थे, जो आजकल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। प्रथम वर्ष में उन्होंने और मैंने अपने कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीती थी। उन्हें द्वितीय और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। यानी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है हरिवंश राय ने किसके साथ वाद विवाद प्रतियोगिता जीती थी? तो वहाँ कौन थे उसके साथ? तो लेखक प्रथम वर्ष में जब थे तब वह उसके साथ जो थे वह आदित्यनाथ झा और हरिवंश, इन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट अभी हाल ही में यानी जब रचना प्रकाशित हुई 1969 में, तब आदित्यनाथ झा जो है वह दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। प्रथम वर्ष में यानी आदित्यनाथ झा और लेखक प्रथम वर्ष में जब थे, उन्होंने अपने कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीती थी उन्हें, यानी इसमें आदित्यनाथ झा को द्वितीय पुरस्कार और लेखक को प्रथम पुरस्कार मिला था। अपने विवाह के संबंध में जो शर्त मैंने लगाई थी वह यह थी कि मेरी शादी बहुत सादे तरीके से की जाए। चढ़ावे के लिए ज़रूरी कपड़े गहने बनवाए जाए। बारात में फुलवारी आतिशबाजी पर रुपए न फूके जाए। यानी लेखक की शादी के लिए एक शर्त थी कि विवाह जो है वह बिल्कुल सहज सादे तरीके से करना चाहिए, और चढ़ावे के लिए ज़रूरी कपड़े यानी जो ज़रूरी चीज़ें हो वही ले जाए। बारात में फुलवारी आतिशबाजी पर रुपए न फूके जाए, और न बहुत से बाजों गाजों पर दहेज मांगा न जाए। जैसा उन दिनों आम रिवाज था, जो भी नगद रुपए मिले उनमें से अधिक बचाने की कोशिश की जाए। यानी जो भी रुपए मिलेंगे उसमें से कुछ अधिक से अधिक जो है पैसे बचाए जाए, और ये रुपए मेरी और मेरे छोटी भाई की पढ़ाई पर खर्च किए जाने के लिए अलग जमा करा दिए जाए। पिताजी को मेरी यह सलाह पसंद आई थी, और उन्होंने तदनुसार किया भी था। मेरे एक साल फेल हो जाने से शालिग्राम आप मुझसे सिर्फ एक साल पीछे थे। उनके भी आगे पढ़ने की वही शर्त रखी गई। कभी हमें ट्यूशन न मिलती, कभी छूट जाती, और फिर मिलने में कई महीने लग जाते। परीक्षाओं में समीप हम खुद ट्यूशनें छोड़ देते। सारा समय हम चाहते अपने पाठ्यक्रम की तैयारी में लगाए। कभी हमें किताबें खरीदने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती। दहेज में बचाए रुपए ऐसे वक्तों पर हमारे काम आए। यानी दहेज में बचाए हुए जो पैसे थे वह पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना, फीस भरना, शुल्क देना, इसके लिए काम आए। इससे हमारी पढ़ाई निर्बाध गति से चलती गई। शालिग्राम एक बार मैं ही हाई स्कूल पार गए। शायद द्वितीय श्रेणी यानी शालिग्राम जो है हाई स्कूल परीक्षा एक बार में ही पास हो गए। शायद द्वितीय श्रेणी में, और किताबों पर खर्च बचाने के ख्याल से इंटर में उन्हें भी वही विषय दिला दिए गए जो थे। श्यामा के साथ मेरा विवाह यानी श्यामा के साथ लेखक का विवाह जो है वह 1926 में हो गया था। यानी 1926 में मई महीने के 1926 में हरिवंश का विवाह श्यामा के साथ हो गया था। ठीक तिथि दिमाग से उतर गई, यानी निश्चित तिथि क्या है वह याद नहीं है।
उस समय मेरी अवस्था 19 से कुछ नीचे थी, यानी 1926 में जब मई महीने में श्यामा के साथ हरिवंश का विवाह हुआ, तब हरिवंश की उम्र जो थी वह 19 के कुछ नीचे, यानी 19 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, 18 वर्ष के आसपास, यानी 18 वर्ष हो गए थे लेकिन 19 नहीं हुए थे। श्यामा की 14 से कुछ ऊपर थी, यानी जब हरिवंश के साथ श्यामा का विवाह हुआ तब श्यामा की जो उम्र थी वह 14 वर्ष के आसपास या ऊपर थी। 18 की उम्र कम नहीं होती। फिर अपने से बड़ी उम्र वाले करकल की मैत्री और मृत्यु से चंपा के साथ अपने साधारण संबंध से और अनंततः जीवन के एक बड़े करुण मार्मिक पश्चातापपूर्ण अनुभव से होकर गुजरने के कारण मैं अधिक परिपक्व हो गया था या अपने को ऐसा समझता था। श्यामा मेरे सामने बिल्कुल बच्ची थी, भोली नन्ही, नादान, अनजान, हंसमुख, किसी ऐसे मधुबन की टटकी गुलाब की कली, नवल नवल कलिका थी वह, जिसमें न कभी पतझड़ आया ही और न जिसमें कभी कांटों की निकटता जानी हो। चंपा मुझे किड्स की नाइट इन गेल लगी थी, यानी लेखक को जो है चंपा, वह चंपा नाइट नाइट इन गेल लगी थी। ड्राई एड ऑफ द ट्रीज वृक्ष परी जो श्यामा मुझे शैली की स्काई लार्क लगी थी, यानी श्यामा जो थी वह स्काई लार्क की तरह लगी थी। हवा हवा लवा एन अनबॉडीड जॉय लू रेस इज जस्ट विजन, एक अमूर्त आनंद जिसका अभियान अभी आरंभ ही हुआ है, अर्थात जिसने अभी जीवन यात्रा की किसी कठिनाई को जाना नहीं। अपने पिछले गंभीर अनुभवों से मेरा हृदय अब भी भारी भारी था, यानी जो भी करकल की मृत्यु और ये मैंने अपनी सुहागरात को जो अवगुठन उठाया था उसके पीछे मैं एक ऐसा चेहरा देखना चाहता था जो मुझको समझ सके, यानी श्यामा का चेहरा श्यामा जो है समझ सके ऐसा, जिसके ऊर में मैं कुछ अपने ऊर का भार उतार सकूं, जिसके समक्ष मैं कुछ अपना संताप पाप स्वीकार करके हल्का हो सकूं, यानी जो भी मन की जो घुटन है बातें हैं वह बता सकूं। लेकिन चारों ओर से बंद उस सुहाग कक्ष के माटी के दियों के झिलमिलाते मंद प्रकाश में जिस मुख से मैंने आवरण हटाया था वह तो बालिका ही थी, सरल सरलपन ही था उसका मन, यानी श्यामा का मन सरलपन ही था और उसमें कोई निरालापन था, तो वह उसकी स्वाभाविकता, यानी केवल स्वाभाविक स्वभाव में ही निरालापन था, अकृत्रिमता थी। उसे उस रात कुछ सजाया संवारा गया था, पर वह तो ऐसा ही था जैसे कोई फूल को फूलों से सजा संवर दे। एक बार तो मुझे श्री मोहन की समझदारी पर संदेह हुआ, उनकी बुद्धि पर तरस आया। इसी अबोधा में उसने मेरे योग्य और सुकुल संगिनी होने की संभावना देखी थी। बलिहारी ऐसा अक्लमंदी की, पर मेरे सामने जो स्थिति थी उसका सामना तो करना ही था। मैं आप मैं अपने पिछले जीवन की कुछ बातें करूं भी तो वह बेचारी क्या समझेगी, यानी कुछ जीवन की बातें कुछ करूं तो वह क्या समझेगी श्यामा, ऐसा लेखक को ये हो रहा है। इसके सामने ऐसी चर्चा छेड़ना क्रूरता भी होगी, ना समझी भी। न जाने कैसे बिजली की धारा की तेजी से एक विचार मेरे मन में कौंध गया, यह मेरे स्तर तक नहीं उठ सकती तो मैं तो उसकी सतह पर उतर सकता हूँ, यानी वो मेरे सतह पर ये नहीं उठ सकती तो मैं तो उसकी सतह पर उतर सकता हूँ। यौवन के एक जटिल अनुभव से गुजर चुका हूँ, पर अभी अपने कौशर्य कौशौर्य से इतनी दूर नहीं चला गया हूँ कि उसे बिल्कुल भूल गया हूँ। चंपा अपने जीवन के अंतिम दिन शायद हर नारी में अंतर्निहित हो अपना मात्र स्वरूप मुझे दिखाकर जैसे एक बार फिर मुझे बालक सा बन जाने की दीक्षा दे गई थी। कौन? चंपा। इस भोली में अभी इतनी सूझबूझ नहीं है कि मेरे अभिनय को भाप सके। अभिनेता जिसका अभिनय करता है कभी कभी उसके मूल भाव में बहने लगता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। अभिनेता जिसका अभिनय करता है, यानी अभिनेता जिस का अभिनय करता है कभी कभी उसके मूल भाव में
बहने लगता है। पर इस भोलेपन का अभिनय करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। मेरी इस पंक्तियों में वह कठिनता शायद कुछ प्रतिबिंबित हुई है। जवान की लड़के जवान की लड़के सा व्यवहार करने की वह पंक्तियाँ है। क्या है देखते हैं। उस लड़कपन और जवानी के शुरू की उलझनों को क्या बताऊं, भूलने को नाम वे लेती नहीं है। मैं उन्हें कितना बुझाऊं। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि इस बालिका को मैं वात्सल्य तो दे सकता हूं, पर प्रेम नहीं। यह संघर्ष भी शायद मेरी इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। सुमुखी तब मैं प्यार कर सकता हूँ तुम्हें था। सीख माँ की, बाप की, अध्यापकों की बात पुस्तक से उठाई। चुटकुले हम जोलियों ने जो सुनाए, बस यही जिनकी कमाई। कान को ऐसे चुराता यदि तुम्हारे, और ले जाता वहाँ पर। स्वर्ग का उल्लास, नर को उच्छ्वास, दोनों साध सुन पड़ते जहाँ पर। सुमुखी तब मैं प्यार कर सकता सकता तुम्हें था। यह हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियाँ थी। श्यामा के कान अभी तो स्वर्ग उल्लास और नरक उच्छ्वास दोनों सुनने के लिए अक्षम थे, जिन्हें मैं साथ साथ सुन ही नहीं अनही नस नाड़ी में जी भोग चुका था। पर शायद मैंने श्यामा को निराश नहीं किया। उस बच्ची के साथ मैं बच्चा बन गया। उसे पत्नी समझना उस पर अत्याचार करना होता। मैंने उसे अपने खेल की सहेली बनाया। मेरे खेल की यह सहेली किसी दिन मेरे सुख दुख, आशा निराशा, सुकून संघर्ष सबकी सहभागिनी और सहभोगिनी बनेगी, इसका मुझे विश्वास हो गया। एक रात गली में कोई गाता हुआ चला जा रहा था। यानी एक रात गली में कोई गाता हुआ चला जा रहा था रात के समय में। छोटी से बड़ी होए बो धीरज धरो राजा। यानी वो कोई गाते जा रहा था अंधेरे में, छोटी से बड़ी होए बो धीरज धरो राजा। मेरे लिए इन शब्दों से मेरे लिए इन शब्दों में उससे कहीं ज़्यादा गहरे अर्थ थे, जिसका संकेत प्राय इसमें समझा जाता है। विवाह के बाद विदा होकर जब वह पहली बार मेरे घर आई थी, तब वह एक सप्ताह से अधिक मेरे पास नहीं रही। हाँ, उन दिनों हमारे घर में पति पत्नी के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। हम रात को ही एक दूसरे से मिले पाते। जब सारा घर सो जाता या हमारे ऊपर कुछ कृपा कर घर के लोग सोने का बहाना बना मुंह फेर कर लेट जाते, और मैं दबे पांव एक बंद कमरे में चला जाता, जहाँ श्यामा मेरी प्रतीक्षा करती होती। कभी कभी तो मुझे भय होता कि हम दोनों की खिलखिलाहट निश्चय बाहर सुनाई पड़ी होगी। यानी पहले के ज़माने में ये इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन वह अभाव के कारण, क्योंकि स्थिति वैसी थी, घर बड़ा नहीं था, छोटे छोटे घर थे, तो उस अभाव में और लोग अगर जानते होंगे तो क्या सोचते होंगे उन दिनों आपने, यानी लोग यदि हम दोनों का प्रणय जानते होंगे तो क्या सोचते होंगे उन दिनों अपने जीवन को। पंत जी की इन पंक्तियों, यानी सुमित्रानंद पंत की इन पंक्तियों से ही सब गले में खराश होने के कारण कुछ खांसी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। यानी वह जो उस समय में पंत जी की पंक्तियाँ लेखक के सामने आती थी, अच्छी तरह व्यस्त कर सकता हूँ। उच्चवास से मेरा परिचय हो चुका था। यानी जो सुंदरानंद पंत की उच्चवास रचना थी, उस रचना से लेखक का परिचय हो चुका था। और बात को मुझे ऐसा लगा कि जो जो मैं जीने भोगने वाला था, जैसे उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कई वर्ष पूर्व कर रखी थी, ऐसे ही अनुभव किसी कवि को प्रिय बना देते हैं। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य में हैं जो हम अभी जी रहे हैं वर्तमान में, उसका वर्णन पहले से हो गया है। जैसे किसी को पहली बार प्रेम हो जाता है तो उसका वर्णन पहले ही किसी कवि ने लिख कर रखा होता है, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो मेरा ही चित्रण है। ऐसा होता है, हर एक स्थिति पर रचनाएं बनी होती हैं। तो यह उच्चवास से ली हुई सुंदरानंद पंत की पंक्तियाँ, उसके उस सरलपने से मैंने था हृदय सजाया, नीत मधुर मधुर गीतों से
उसका ऊर था उकसाया, कह उसे कल्पनाओं को, कल कल्पलता अपनाया, बहु नवल भावनाओं का उसमें पराग था पाया। मैं मंद हास सा उसके मृदु अधरों पर मंडराया, ओ उसकी सुखद सुरभि से प्रतिनिशि समीप खींच आया। ये सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। पंत जी क्षमा करेंगे, मैंने उसके प्रति दिन को प्रतिनिशि कर दिया है। मुझे अपने अनुभव के प्रति सच्चा होना चाहिए। उसके और मेरे अनुभव में बस दिन रात का फर्क था, यानी पंत जी के और लेखक के अनुभव में दिन रात का फर्क था। जब वह जाने लगी तब शैली की पंक्तियां का स्मरण कर, लाइक एन अनबाइड जॉय लू रेस इज जस्ट बिगन, जिसका सत्य इन 7 रास्तों में उस पर अधिक लागू होता मुझे प्रतीत हुआ था। मैंने उसे जॉय नाम दे दिया था, यानी लेखक ने, हरिवंश ने अपनी पत्नी श्यामा को कौन सा नाम दिया था? तो जॉय नाम दिया था, याद रखिए। और जब तक वह जी में मैंने उसे इसी नाम से संबोधित किया। हिंदुओं के यहाँ पत्नियाँ पतियों का नाम नहीं लेती, यानी हिंदू संस्कृति में पत्नी जो है पति का नाम नहीं लेती। और न चाचा लोगों को चाचियों का। मेरे परिवार में शायद ही कोई और मित्रों में एकाध ही जानते होंगे कि मैं श्यामा को इसी नाम से पुकारता था। जीवन ने उसे सदा जॉय तो नहीं रहने दिया था, पर अपने को कष्ट में असंतुष्ट अथवा दुखी रहने की चर्चा तो उसका संकेत भी शायद ही उसने कभी किसी से किया हो। मैं जानता हूँ उसने कष्ट उठाए। किसने? श्यामा ने। उसके असंतोष के कारण भी उपस्थित हुए। उसने लंबी लंबी बीमारियां पाई, यानी श्यामा ने लंबी लंबी बीमारियां पाई, बड़ी तकलीफ देह बीमारियां पाई, पर उसके मुख से कभी मैंने शिकवा शिकायत आह कराह न सुनी। और एक बार जब मैंने उनकी हाय सुनी, तब मैं जान गया था कि अब यह नहीं बचेगी। श्यामा ने भी मुझे एक निजी नाम दिया था, पर उसका समय अब भी नहीं आया था। मेरे नाते रिश्तेदारों में यह नियम सा बन गया था कि जिस साल जिसकी शादी होती उसके अगले साल वह अवश्य परीक्षा में फेल हो जाता है। यानी परिवार वालों में कहावत बनाई थी कि जिस साल जिसकी शादी हो जाएगी उस साल वह स्कूल के या पढ़ाई की परीक्षा में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका कहना ये होगा कि वो तो बीवी के पास में ही रहेगा, तो पढ़ाई कब करेगा। ऐसा मैंने अपने को अपवाद सिद्ध कर दिया, यानी लेखक ने खुद को अपवाद सिद्ध कर दिया और लेखक ने परीक्षा पास होकर दिखाया। अगले वर्ष यानी जून 1927 में, यानी 1926 में विवाह हुआ और 1927 में इंटर में द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। हालांकि मेरे इंटर का दूसरा वर्ष बड़ी अव्यवस्था में बीता। इसी वर्ष हमें अपने पुश्तैनी घर से हटाना पड़ा, घटकर एक किराए के घर में जाना पड़ा। इसी बीच पिताजी ने कटघर में राजा बाड़ा से कुछ ज़मीन सालाना किराए पर लेकर उस पर मकान बनाना शुरू किया। अभी मकान धन बना ही था कि हमको किराए का मकान छोड़कर कटघर आ जाना पड़ा। हमारे वहाँ आ जाने पर भी महीनों काम लगा रहा। इंटर की परीक्षा देने में अपने नए घर से ही जाता था। जिस ज़मीन पर हमारा घर बना वह कटघर में कही जाती थी, पर म्यूनिसिपैलिटी की नाप जोख के हिसाब से वह मुट्ठीगंज में आती थी। जब हमारा मकान म्यूनिसिपल बोर्ड में रजिस्टर हुआ तब उस पर 255 मुट्ठी गज का नंबर लगा। इधर कई वर्षों से नंबर बदल गया है, नया नंबर मुझे याद नहीं है। हमारा पुश्तैनी मकान सड़क में लिया गया, यानी रास्ता सड़क आ रही थी तो ऐसी सड़क आ रही होगी तो यहाँ पर बीच में मकान आ गया और वो निकाला दिया गया। सरकार को हमें मकान बनाने के लिए दूसरी जगह देनी चाहिए, पर उस समय न किसी ने अधिकार का यहाँ प्रश्न उठाया। यानी सरकार को दूसरी जगह मकान बनाने के लिए ज़मीन देनी चाहिए थी, लेकिन उस समय में किसी ने कुछ नहीं किया और सरकार ने इसका कोई प्रबंध न किया। आज का वक्त होता तो कितनी सभाएं होती, कितनी जुलूस निकलते और ज़मीन छुड़वाने के पहले शायद सरकार को एक आध बार गोलियां भी चलानी पड़ती। उस समय तो एक दिन
मकान छोड़ने की नोटिस आ गई। एक दिन मुआवजा लेने की तारीख दे दी गई और मुआवजा जो सरकार ने अपने मन से निश्चित किया, यानी जो भी कीमत है वह सरकार के मन से निश्चित हुई। और एक दिन हमारे नल के काट दिए गए। बिन पानी सब सुन, और लोग अपने अपने सुने मकानों को छोड़कर ज़मीन की तलाश में इधर उधर घूमने लगे, और जिसको जहाँ जगह मिल गई वही जा बसा, यानी जहाँ पर जगह मिल गई वहीं पर वह रहने लगा। ज़मीन की भी कीमत देनी पड़ी तो पिताजी मकान खड़ा करने में असमर्थ होते, तब तो हमें पूस के झोपड़ों में ही रहना होता। पता लगा कटघर में गणेश बाग के पूरब और जमुना रोड के उत्तर पारा के राज की बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी है। पिताजी ने वही कुछ ज़मीन 32 रुपये साल किराए पर ले ली थी, यानी 32 रुपये साल किराए पर ज़मीन ली थी। पट्टा स्थायी था, यानी किराया कभी बढ़ाया जाने को नहीं था। पर ज़मीन पर बने मकान को बेचने की हालत में 1/4 रकम ज़मीन मालिक को देनी थी, यानी यदि मकान उस ज़मीन पर बनवाते हैं और मकान बेचते हैं तो उसकी जो 1/4 कीमत है वह उस ज़मीन मालिक को देनी पड़ी थी और मकान के नए मालिक को पट्टे की पुरानी शर्त मान्य होनी थी। ज़मीन प्राप्त करने और उस पर मकान बनवाने की जिम्मेदारी पिताजी की थी। हम लोगों को एक बार ले जाकर उन्होंने ज़मीन दिखा दी थी और हमें उसकी स्थिति पसंद आई, यानी उस ज़मीन की। याद रखिए, तो 32 रुपये सालाना किराए पर ज़मीन ली थी। हम लोग अपने पुराने मकान में भी खुलेपन के अभ्यासी थे और वह यहाँ भी था। उसे ज़मीन पर बनने वाला हमारा पहला मकान था। उत्तर और पूरब में बड़ा सा खाली मैदान पड़ा था। आप तो वहाँ 1 इंच ज़मीन नहीं, यानी आप जो है बहुत सारे मकान हो गए, लेकिन तब लेखक ने वह प्रताप नारायण ली थी, तब वहाँ पर प्रताप नारायण का अकेले का घर था। पश्चिम में गणेश बाग का अहाता, अब उसमें भी बहुत से मकान बन गए हैं। दक्षिण में कुछ छोटे छोटे खपरेल की छाए मकान थे, जिसके पार जमुना रोड थी। रोड पर मिशन स्कूल कॉलेज का लंबा चौड़ा कंपाउंड था, जिसके नीचे जमुना बहती थी। चौड़ा पाट, फिर रेतीला किनारा, फिर पेड़ों की कतार। मिशन कंपाउंडर में बहुत कुछ था। जमुना मिशन हाई स्कूल, स्कूल का छात्रावास, यूनिक्स क्रिश्चियन कॉलेज जिसके टावर पर बड़ी घड़ी लगी थी, यानी किस कॉलेज के टावर पर बड़ी घड़ी लगी थी, तो वह ईविंग क्रिश्चियन कॉलेज के टावर पर बड़ी घड़ी लगी थी, याद रखिए। कॉलेज का छात्रावास, हेड मास्टर और प्रिंसिपल के रिहायशी बंगले, छात्रावासों के अधीक्षकों के क्वार्टर, गिरजाघर, निशा निमंत्रण के गीत, गिरजे से घंटे की टन टन में उसी गिरजे का घंटा संकेत है, यानी जो गिरजे का घंटा जो कविता है वह उसी गिरजे की टन टन है। एक खैरात दवाखाना, पादरी और डॉक्टर के मकान, बड़े बड़े टेनिस कोर्ट, फिर भी खेलने के लिए कई मैदान और बहुत सी जगह फूल पौधों के लिए खाली। जमुना कंपाउंडर के सामने से होती जमुना पुल को चली गई थी, जो शायद दुनिया का सबसे लंबा दूसरा पुल था, यानी जो जमुना नदी पर जो पुल था वह दुनिया का सबसे लंबा पुल था उस समय में, आज पता नहीं है। ऊपर दोनों पर रेल की पटरियाँ, नीचे एक पुल आदमियों के आने जाने के लिए था, यानी ऊपर के पुल से रेल जाती थी और नीचे जो है इंसान जाते थे एक सवारी गाड़ियों के लिए, जैसे इक्के, तांगे, मोटर आदि। मेरे घर से सड़क पार कर मिशन स्कूल के हाथों में होते हुए 3 मिनट में जमुना के तट पर खड़ा हुआ जा सकता था। दाहिनी ओर राजा बनारस की कोठी, बलुआ घाट, यानी दाहिनी ओर जो था राजा बनारस की कोठी थी और बलुआ घाट। आगे नहाने का पक्का घाट, जिसे बारादरी कहते थे, यानी जो नहाने का घाट था उसको बारादरी कहते थे, याद रखिए। बाएं को दूर तक जमुना का खुला किनारा, फिर ठीक जमुना पुल के नीचे गऊ घाट, जहाँ संगम को जनी के लिए नावें मिलती थी। दूर पर गंगा जमुना के संगम पर बने अकबर के किले की दीवारें दिखाई देती थी। जमुना में यहाँ एक विचित्र गर्मी और गंभीरता है। थोड़ी दूर पर मील 1.5 मील पर वह गंगा से मिलती है। जमुना का पाट यहाँ बहुत चौड़ा हो गया है। जहाँ पर गंगा मिलती है जमुना को, वहाँ पर जो है उसका जो पात्र है वह बड़ा चौड़ा हो गया है और वह यहाँ खूब गहरी भी है। जल उसका गहरे नीले रंग का है।
रंग का यहाँ जमुना समाप्त होती है और वह गंगा का रूप लेती है। यह उसकी आखिरी मंजिल है। उसकी लंबी और विविधतापूर्ण यात्रा का अंतिम चरण उस जलधारा की 800 मील लंबी यात्रा का जो हिमालय की यमुनोत्री में जन्म लेकर मीलों श्रृंगमालाओं के बीच चक्कर काटती, घने जंगलों में फिरती, चौरस मैदानों में उतरती, न जाने कितनी भूमि को उर्वरा बनाती, न जाने कितने खेतों को सींचती, अनेकों अनेक ग्राम नगर महानगरों को धन्य करती, कितनों को पावन तीर्थों का गौरव देती, सतत सतत संवेग प्रवहमान, अंत में क्रमशः क्रंशित श्रांत शिथिल होती गंगा के वृक्ष स्थल से संप्रत भ्रुज पाशों में अबद्ध उसी में खो जाती है, उसी में समा जाती है। यहाँ कहीं बैठकर आप ध्यान से उसकी धारा को देख सकते हैं। किसकी? गंगा में मिल जाती है। जमुना नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है और वहाँ पर जमुना नदी का जो है जो भी है वहाँ समाप्त होता है और वहाँ से वो गंगा के रूप में बहने लगती है, यानी मिल जाती है। अपनी बड़ी बहन से हिमालय की बेटियाँ होने के कारण वे दोनों बहनों ही तो हुई, यानी अपनी बहनें, यानी दोनों बहनें जमुना और गंगा जो है दोनों बहनें हैं। क्यों दोनों बहनें? क्योंकि दोनों का उगम जो है वह हिमालय की चोटी से हुआ है, तो इसी कारण ये दोनों हिमालय की बेटियां हुई और दोनों बहनें हुई। मिलने की एक हर्षोल्लासता पाए और अपनी सत्ता अपना अस्तित्व मिटाकर गंगा में सदा के लिए विलीन होने का एक अवदास से भी और कभी कभी दोनों के अंतर्मिलन से एक विमुक्ति का भाव भी, जो हर्ष शोक दोनों से परे है। जमुना के किनारे न जाने कितनी बार शांत बैठकर कभी उसे मैंने पहली, कभी दूसरी, कभी दोनों में एक साथ और कभी तीसरी अभिवृत्ति मूड में देखा है। एक मकान का नक्शा बनाने में पिताजी ने नए समय की आकांक्षाएं भी देखी थी, यानी पिताजी ने एक घर का नक्शा बनाने के लिए, मकान का नक्शा बनाने के लिए एक नए समय की आवश्यकता भी ध्यान में रखी थी। मकान 2 तले का बनवाया गया था, यानी मकान जो है 2 तले का था। ऊपर 2 बड़े कमरे, यानी 2 मंजिला मकान था और ऊपर 2 बड़े कमरे थे, छोटे कमरे, 2 छतें, 2 परछतियाँ, एक छोटा एक बड़ा कमरा मेरे और मेरी पत्नी के लिए, एक छोटा एक बड़ा कमरा मेरे छोटे भाई और उनकी भावी पत्नी के लिए एक एक छत पर छतियाँ ऋतु के अनुसार खुले या छाया में अलग अलग सोने के लिए। नीचे अलग अलग कमरे उसके अपने और माता जी के लिए थे। बहन का कोई खास कमरा नहीं था, वह तो किसी दिन इस घर से जाने वाली थी, यानी वहाँ जाने वाली थी, इसलिए उसका कमरा बनवाया नहीं था। और घर की आवश्यकता स्थान, पूजा घर, भंडारा, रसोई, स्नानघर आदि घर का एक मर्दाना हिस्सा भी उन्होंने बनवाया था। पर बाहर बैठकें 2 बनाई गई थी, शायद इस विचार से कि एक बैठक उसकी और उसकी उम्र के मित्रों की होगी, यानी 2 बैठकें बनवाई थी और एक बैठक ऐसी थी तो उनके मित्रों की और उसके हम उम्र के लिए बनाई होगी। पर मुंडेर के भी बनने की नौबत न आई। आंगन तो था ही, बिना आंगन के हिंदुस्तानी घर की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। आंगन तो था ही, बिना आंगन के हिंदुस्तानी घर की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके आगे एक साइबान था। कभी घर में गाय आदि पाली जाए तो उसके बांधने के लिए गाय पालने का पिताजी को शौक था, यानी प्रताप नारायण को कौन से पशु पालने का शौक था? तो गाय। एक आध बार उन्होंने पाली भी थी, पर जानवर पालने की बहुत सी झंझटें भी थी, तो उसकी अकेली जान झेल नहीं पाती थी। नौकरी से रिटायर होने पर एक गाय पालने और उसकी सेवा करने का अरमान वे अपने मन में लिए थे, यानी सेवा से, नौकरी से रिटायर होने के बाद एक गाय पाल के उसकी सेवा करने के जो अरमान थे, सपना था, वह सपना प्रताप नारायण के मन में था। घर को बहुत बड़ा या शानदार तो नहीं बना सकते थे, पर हमारी दुविधा और निजीपन, प्राइवेसी के लिए उसमें सब कुछ था, यानी जो भी था वह सब कुछ था। 3 तरफ से अब भी मकान किसी से मिला नहीं। चौथी तरफ एक वकील साहब ने अपना मकान बनवाया था, यानी चौथी तरफ से एक वकील साहब का घर था। मैंने
मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा वकील बुरा पड़ोसी होता है। यानी लेखक ने कहीं पढ़ा था कि अच्छा वकील जो है वह बुरा पड़ोसी होता है, क्योंकि उनके वकालत के जो भी पैतरे होते हैं वह पड़ोसी पर आजमाता होगा। मकान के पीछे एक बसवंत था और उसके लंबे लंबे बांस हमारे ऊपर वाले कमरे को से भी ऊपर चले गए थे। खिड़की से सुंदर दिखते थे। ऊपर के कमरों की खिड़कियों दक्षिण की ओर थी और मेरे कमरे की एक खिड़की तो ऐसी जगह थी, उसके सामने कुर्सी पर बैठने से जमुना को जब ये बाढ़ पर होती देखी जाता था और यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहता हुआ पानी और उड़ती हुई आग देखना मुझे बहुत भाता था। यानी लेखक को बहता हुआ पानी और उड़ती हुई आग देखना बहुत भाता था। पानी चाहे नाली का हो चाहे नदी का हो, बहता हुआ पानी नाली का हो या नदी का हो, देखने के लिए अच्छा लगता था। आग चाहे होली की हो या चाहे चिता की, यानी आग भी चाहे होली की हो या चिता की हो, लेखक को देखने के लिए अच्छी लगती थी। पिताजी को विशेष विशेष संतोष इस बात से था कि हमारे मकान के ठीक सामने गली पर गणेश बाग में एक मंदिर था। मंदिर का एक द्वार हमारे घर के सामने था, पर वह किसी कारण स्थायी रूप से बंद रहता था। पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया कि वह दरवाज़ा खुल जाए और वे अपने घर से निकल निकल गली पार करके मंदिर में पहुंच जाए, पर वे असफल हुए। जयपुर से गणेश जी की एक मूर्ति मंगवाकर उन्होंने मुख्य द्वार पर अवश्य लगवाई थी। यानी याद रखिए, प्रताप नारायण ने अपने घर पर किसकी मूर्ति लगवाई थी? गणेश जी की मूर्ति लगवाई थी। और कहाँ से मंगवाई थी वह मूर्ति? तो वह मूर्ति जो है गणेश की मूर्ति जयपुर से मंगवाई थी, याद रखिए, जो आज तक लगी है। चक के घर को छोड़कर कटघर में आना हमारे लिए एक और छोड़कर दूसरे घर में जाना भर नहीं था। यह हमारा पुराना परिवेश से कटकर नए परिवेश में आना था। शहर के बीच मोहल्ले से उठकर शहर का सीमा पर, इससे हम में एक सूक्ष्म मानसिक परिवर्तन भी आया। चक के घर घर, परिवार परिवार के बीच पुश्त दर पुश्त का, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध चला जाता था। प्रेम, पहचान, मित्रता, कृतज्ञता से लेकर ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य, मनमुटाव तक का, वहाँ वहाँ हर काम के लिए एक रूढ़ी बनी थी, एक परंपरा जिससे तिल भर हटकर करना असंभव था। कोई न कोई बूढ़ा खोड़ा दकियानुसन पुराने पचड़ों प्रपंचों को जानने वाला हाजिर हो जाता और दादा परदादा के ज़माने की दुहाई देकर किसी तरह किसके भी नए पर व्यंग करता था। यानी पुरानी परंपरा के बातें करते हुए जो भी नया था उस पर व्यंग कसता था। और वह बहुत दिनों तक बहुत रूपों में बिंबित हुआ करती थी। बहुत सी बातें निस्सास, बेकार, बेमतलब सिर्फ इसलिए की जाती थी कि अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, या न करने से किसी का दिल दुखेगा दुखेगा या कोई बुरा मानेगा। एक दूसरे की आलोचना के डर से अपने मन का चाहे अच्छा ही क्यों न हो, कहते हर एक डरता था। नए मोहल्ले नए पड़ोसियों के बीच यानी नए मोहल्ले में नए पड़ोसियों के बीच सब सड़े गले गले पड़े संबंध टूट गए थे और हम बाहर बाहर ही नहीं, भीतर भी एक खुलेपन का अनुभव करते थे। जमुना पार से आती जाती हवाओं का हम जैसे स्वागत करते थे, वैसे ही अब हम नए ताजे विचारों का भी निर्णय स्वागत कर रहे थे। मेरे माता पिता को पुराने से टूटना जाहिर है प्रिय नहीं हो सकता। यानी लेखक के माता पिता को पुराने परिवेश से टूटना अच्छा नहीं हो। नए पड़ोसियों से संबंध बना लेना या अपनत्व स्थापित करना उसके लिए कठिन था। पर हम नई जगह कुछ अजनबीपन अनुभव करके भी खुश थे। कम से कम मैं था, क्योंकि पुराना मुझे खलने लगा था। यानी लेखक को, हरिवंश को जो है पुराना परिवेश खलने लगा था, इसलिए नए परिवेश में खुश थे और मैं अपने मन की करने की आज़ादी चाहता था। इंटर पास होने के बाद पिताजी ने मुझसे एक बार फिर पढ़ाई बंद करके नौकरी करने का आग्रह किया। वे इसी वर्ष पायनियर से रिटायर होने वाले थे
और हटने के पूर्व वह मुझे वहाँ लगवा देना चाहते थे। मोहन चाचा ने भी आखिर इंटर पास करके नौकरी शुरू कर दी थी। गंसी चाची के बीए में कई वर्ष फेल होने से बीए की डिग्री के प्रति परिवार में एक भय और आशंका थी। यानी गंसी चाची ने कई बार बीए के पेपर दिए थे, फिर भी वो फेल हो गई थी। इसी कारण बीए से डर लगता था परिवार को। ने आकांक्षा ने जन्म लिया था। हिंदुओं के यहाँ अंधविश्वास बड़ी जल्दी जड़ जाता है। यानी हिंदू परिवार में जो अंधविश्वास है वो जल्दी जड़ जाता है, जल्दी बड़ा होता है। मेरे चचेरे बड़े भाई शिव प्रसाद उस डिग्री के निकट नहीं गए। यानी लेखक के बड़े भाई चचेरे जो शिव प्रसाद थे वह बीए की डिग्री के नज़दीक नहीं गए। मुझे भी आगाही दी गई, जिस झगड़े में पड़ोगे यूँ तो आप तक मैं अपने मन से निर्णय लेने का आदी हो गया था, पर आप मेरे सास ससुर भी थे जिसका मन मैं जानना चाहता था। और शायद सबसे बढ़कर मेरे खेल की सहेली मेरी श्यामा थी, मेरी जॉय। यानी सबसे जो अब लेखक के सास ससुर भी थे, उनकी पत्नी श्यामा भी थी। खेल की सहेली मेरी श्यामा थी, मेरी जॉय। यानी लेखक श्यामा को जॉय कहते थे, याद रखिए। जिससे मुझे परामर्श करना था। ससुराल जाना तो नियंत्रित होने पर भी संभव था, पर मैं श्यामा को पत्र लिखने लगा था। मेरे एक बार फेल होने से श्री मोहन मुझसे एक दर्जे आगे चले गए थे। उन्होंने पिछले वर्ष बीए में नाम लिया था। उसके ज़रिए से मेरे सास ससुर की राय मालूम हुई कि मैं भी यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लूँ। श्यामा से मैंने न जाने किस तरह पूछा था कि उसने लिखा मैं अवश्य बीए पास करूँ, और इसकी आशंका बिल्कुल छोड़ दूँ कि वह किसी तरह मेरे पथ की बाधा बनेगी, यानी मेरी रास्ते की बाधा बनेगी। यह लेखक ने न बने ऐसा कहा था। पर मैं श्यामा को पत्र लिखने, ये तो हो गया अभी। उन्होंने पिछले वर्ष बीए में नाम लिखा दिया था। उसके ज़रिए मेरे सास ससुर की राय मालूम हुई। यानी सास ससुर की नाम राय ली और सास ससुर कहने लगी कि आप बीए में नाम लिखवाइए, यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लो। श्यामा से मैंने न जाने किस तरह पूछा था कि उसने लिखा मैं अवश्य बीए पास करूँ, और श्यामा ने लिखा था कि मैं अवश्य बीए पास करूँ और इसकी आशंका बिल्कुल छोड़ दूँ कि वह किसी तरह मेरे पथ पर बाधा बनेगी। पत्र के साथ ही उसने 100 रुपये का एक नोट रख दिया था कि उसमें मैं यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा लूँ। किसने? श्यामा ने लिख रखा था, और कोर्स की किताबें खरीद लूँ। ये रुपया उसके किसी संबंधी ने उसे अपने लिए स्वर्ण कुंडल बनवा लेने के लिए दिए थे। देखो कितनी कैसी थी वो श्यामा। किसी संबंधी ने स्वर्ण कुंडल बनवाने के लिए, सोने के कान के जो कुंडल होते हैं वह बनवाने के लिए 100 रुपये दिए थे, और इसने पति के शिक्षा के लिए दिए। कितनी एक ऊंचे विचार की थी। और आजकल की पत्नी क्या कहती है? उल्टा पति से झगड़ा करके ही लेती है। खैर छोड़िए। उसने मुझे बस एक वाक्य लिखा था कि कुंडल से ज़रूरी यह है कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। यानी श्यामा ने एक वाक्य लिखा था कि कुंडल से ज़रूरी यह है कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। श्यामा साल भर में कितनी परिपक्व हो गई थी, कितनी जल्दी छोटी से बड़ी। और रुपए की मुझे ज़रूरत थी, मैंने रुपए ले लिए, और पहली बार मुझे आभास हुआ कि श्यामा साधारण लड़की नहीं है। श्री मोहन ने उसके बारे में जो राय बनाई थी वह बिल्कुल ठीक है। ऐसी लड़की से योग्य बनने के लिए शायद मुझे ही साधना करनी पड़ेगी। मैंने जुलाई 1927 में यूनिवर्सिटी में नाम लिखा दिया। यानी लेखक ने बीए में 1927 में यूनिवर्सिटी में नाम लिखा दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इमारत बड़ी भव्य और प्रभावकारी है। यानी लेखक ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए किया। अब तो खूब ऊंचे ऊंचे टावर वाला मेयर कॉलेज भी उसमें शामिल हो गया था। कायस्थ पाठशाला में हम लोग फर्शी कमरों में पढ़ते थे। कॉलेज वाले लड़के 2 मंजिले पर मेयर कॉलेज के टावर को अपने लड़कपन में देखकर मैं कल्पना करता था कि विद्यार्थी जैसे जैसे ऊंचे दर्जों में पहुंचते जाते होंगे, वैसे वैसे टावर की ऊंची ऊंची मंजिलों पर चढ़ते होंगे, और एक दिन वही बैठकर पढ़ने का मैं सपना देखा करता था। यूनिवर्सिटी की इमारत मेरी बहुत पहले की देखी थी। यानी लेखक जब छोटे थे, पाठशाला में थे, तब वहाँ सोचते थे कि जैसे जैसे बड़े होते हैं लड़के, वैसे वैसे बड़ी टावर वाली इमारत में जाकर पढ़ेंगे, और यह लेखक ने सपना देखा था और वह पूरा हो गया। मेरे मामा जी के घर से बड़े कुएं पर चढ़ मुंडेर फांद कर 1 मिनट में हम पीसी बनर्जी हॉस्टल के कंपाउंड में पहुंच जाते थे।
वहाँ से यूनिवर्सिटी तक जाने में बस 2 मिनट और लगते थे। यूनिवर्सिटी की बड़ी घड़ी के घंटे मामा जी के घर से भी सुनाई देते थे। वह 15 मिनट पर 4 घंटे, 30 मिनट पर 8 घंटे, यानी जो यूनिवर्सिटी की घड़ी थी वह 15 मिनट होने पर 4 घंटे बजते थे, 30 मिनट होने पर 8, 45 मिनट होने पर 12 और 8 मिनट होने पर 16 घंटे बजते थे। याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आजकल एनटीए ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है। 15 मिनट होने पर 4 घंटे बजते थे, 30 मिनट होने पर 8 घंटे बजते थे, 45 मिनट होने पर 12 घंटे बजते थे और 8 मिनट होने पर 16 घंटे बजते थे। याद रखिए, ये यूनिवर्सिटी के टावर घड़ी की बात हो रही थी। जितना बजा हो उतने घंटे, यानी जितना बजा हो उतने घंटे बजते थे। हमारे विशेष कौतूहल की वस्तु थी उसकी बड़ी सुई, वह मिनट मिनट नहीं चलती, यानी जो यूनिवर्सिटी की घड़ी की जो बड़ी सुई थी वह मिनट मिनट नहीं चलती थी, बल्कि 5 मिनट होने पर मछली की तरह तैरकर एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंच जाती थी। मेयर कॉलेज में साइंस पढ़ाई की जाती थी, यानी मेयर कॉलेज में जो है साइंस पढ़ाया जाता था। यूनिवर्सिटी की इमारतें 3 हिस्सों में थी, यानी यूनिवर्सिटी की इमारत कितने हिस्सों में थी, तो 3 हिस्सों में थी। उन 3 हिस्सों में क्या क्या था यह भी हम पढ़ेंगे। हिस्सों में थी लाइब्रेरी, सेनेट हॉल और अंग्रेजी लॉ डिपार्टमेंट। पीछे प्रेस ब्लॉक, शायद उसमें कभी इंडियन प्रेस था जिसे अब यूनिवर्सिटी ने ले लिया था, और उसमें कला के अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। इमारतें तो कई बार देखी थी, पर जब यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया तो मन मन में एक विशेष गर्व का अनुभव हुआ। अब मैं इस यूनिवर्सिटी का अंग हूँ और यूनिवर्सिटी मेरी। यूनिवर्सिटी की कुछ ऊंचाई और भव्यता से मेरी आत्मा में भी प्रविष्टि हो गई। उसके ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसरों का, उससे निकले प्रसिद्ध विद्यार्थियों का जैसे जैसे ज्ञान हुआ, यह गर्व और बढ़ा, यानी एक गर्व रहता है कि बड़े से कॉलेज में एडमिशन लो, ये लो, तो वो होता गया। दायित्व का भी अनुभव हुआ, यानी वहाँ के विद्वानों का जो भी छात्र पढ़कर प्रसिद्ध हुए हैं यहाँ से, उसका ज्ञान हुआ, परिचय हुआ, तो एक उसके साथ साथ जिम्मेदारी दायित्व भी बढ़ा। इस कीर्तिमान परंपरा का अंश हूँ, मुझे इस परंपरा के योग्य होने को कुछ करना होगा। संभव तो इस परंपरा को कुछ आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील होना होगा। ऐच्छिक विषयों में मैंने हिंदी और फिलासॉफी ली, यानी ऐच्छिक विषयों में लेखक ने हिंदी और फिलासॉफी ली। बीए में दर्शन, फिलासॉफी यानी दर्शन शास्त्र, उसे नहीं कहूँगा भारतीय दर्शन का समांतरण। यूरोपीय फिलॉसफी में कुछ नहीं। सच तो यह है कि जहाँ फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ से दर्शन आरंभ होता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। सच तो यह है कि कहाँ से, हाँ, सच तो यह है कि ये यहाँ से पूछा जा सकता है। सच तो यह है कि जहाँ फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ से दर्शन आरंभ होता है, और उन दिनों तो फिलॉसफी के नाम पर हमें यूरोपीय फिलॉसफी की पढ़ाई जाती थी, यानी फिलॉसफी के नाम पर यूरोपीय जो है वहाँ फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी अनिवार्य थी, यानी अंग्रेजी विषय जो था वह अनिवार्य था। हिंदी पुस्तकों को पढ़ते रहने, पत्र पत्रिकाओं को देखते रहने, काव्य और छायावादी कविता में विशेष रुचि लेने और थोड़ी सी कविताएं लिखने में अपनी दृष्टि में सफल होने के कारण हिंदी के प्रति मुझे बड़ा अनुराग हो गया था। यानी हिंदी के प्रति एक अनुराग हो गया था, यानी प्रेम का स्नेह हो गया था। मैं शास्त्रीय रीति से उसका अध्ययन कर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था। जो कुछ कविता के नाम से मैंने अब तक लिखा था उससे मुझे भीतर ही भीतर ऐसा अनुभव होता था कि भाषा अभी मेरे अधिकार में नहीं है। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर जब कागज़ सामने आता है तब लेखनी गूंगी हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर जब कागज़ सामने आता है तब लेखनी गूंगी हो जाती है। यानी लिखना बहुत कुछ चाहते हैं, लिखने के लिए पेन लेते हैं, कागज़ लेते हैं, लेकिन शब्द ही नहीं सूझ पाते, और तो वो कहते हैं कि लेखनी गूंगी हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए।
जैसे अपनी प्रेमिका के सामने नए नए प्रेमी की जीवा, यानी जैसे आपने कोई नायक है और नए नए नायिका से मिलने जाता है, बहुत कुछ बोलना होता है पर वो बोल नहीं पाता, उस प्रकार लेखनी हमारी जो पेन है उसी प्रकार होती है। ये होता है वास्तविकता में लेखक के साथ, क्योंकि मैं भी लिखता हूँ तो मैं इस बात से परिचित हूँ। इंटर में मैंने लॉजिक ली थी, यानी इंटर में लेखक ने लॉजिक तर्कशास्त्र लिया था। वह फिलोसॉफी की परिवेशिका थी, यानी कौन सा विषय फिलोसॉफी की परिवेशिका थी, तो लॉजिक। मैंने सोचा मुझे उसी पथ पर आगे बढ़ना चाहिए जिस पर मैंने अपने पांव रख दिए थे। लॉजिक ने मुझे कुछ बौद्धिकता दी थी। हमारे एनटीए में जो नेट का पेपर होता है, हमारा नेट जेआरएफ का, उसमें पेपर 1 में तर्कशास्त्र, लॉजिक, इंडियन लॉजिक और अ, यू लॉजिक की एक टॉपिक की है पेपर 1 में। मैंने लॉजिक ली ही इसलिए थी कि उसमें मेरी भावातिशयता पर कोई अंकुश अंकुश लग सके। मैं भावों की धारा में बह न जाऊं, बुद्धि से, तर्क से अपने लक्ष्य की ओर तैर कर जाए। यानी लेखक ने तर्कशास्त्र या लॉजिक क्यों लिया था? क्योंकि तर्क के आधार पर मैं अपने लक्ष्य को पा सकूं। फिलॉसफी से निश्चय मैं एक विवेक सम्मत जीवन दृष्टि पाने की प्रतीक्षा कर सकता था, पर मेरे रग रग रेशों में भीनी भावुकता शायद लॉजिक और फिलॉसफी के लिए भी बड़ी भारी चुनौती थी। लॉजिक, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिकों का अध्ययन, जिसमें एक समय मेरा मन खूब रमा, आर्य समाज का तर्क प्रखर प्रभाव, जिसकी ओर भी उन दिनों हठपूर्वक झुका, सब मिलाकर भी मेरी भावुकता से एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहे थे। आगे चलकर मैंने जिस प्रकार का व्यवहार किया या मुझसे जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसकी हकीकत मुझे मालूम है। ये पंक्तियाँ देखते हैं। क्योंकि आया जब सरस बसंत, सजा पालट से अपने हाथ, गए तर्कों के मेरे तार टूट उसके आने के साथ। इस मनोवैज्ञानिक स्थापना में बहुत कुछ सत्य है कि मनुष्य जो भीतर से होता है, बाहर से उसके विपरीत अपने को दिखाने का प्रयत्न करता है। यानी लेखक कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक के आधार पर मनुष्य जिस प्रकार बाहर से होता है, उसके विपरीत वह अंदर से दिखाने का प्रयास करता है। कायर अपने को बहादुर सिद्ध करना चाहता है, कामी अपने को वीरानी, भाव भीगा अपने को तर्क शुष्क, लेकिन अपनी भारोपित सत्कर्तता वह चुका भी अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। शायद अंत में मनुष्य को अपना स्वभाव स्वीकार करने में और उसका यथोचित परिष्कार कर लेने में ही थोड़ी बहुत शांति मिल जाती है। फिलोसॉफी में मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, यानी फिलोसॉफी में मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा तब विद्यार्थियों को लेनी पड़ती थी। यानी तत्व मीमांसा फिलोसॉफी में मेटाफिजिक्स जो है वह विद्यार्थी को लेनी पड़ी थी, जिसमें बर्कले, ह्यूमन और कांट का विशेष अध्ययन कराया जाता था। उसके साथ एनशेंट या मॉडर्न एथिक्स, प्राचीन अथवा अर्वाचीन नीतिशास्त्र, यानी याद रखिए मॉडर्न एथिक्स यानी प्राचीन अर्वाचीन नीतिशास्त्र ली जा सकती थी। मैंने मॉडर्न एथिक्स ली। मॉडर्न मैंने शायद यह सोचकर ली कि उसमें आधुनिक भाव की समस्याओं का उचित समाधान देने की प्रक्रिया का विवेचन होगा। एथेंस पुरानी पड़ चुकी होगी, उसका ऐतिहासिक महत्व हो, पर आज के मानव के लिए शायद ही उसका कोई व्यावहारिक उपयोग हो सके। विषयों का चुनाव मैंने स्वयं किया था, यानी जो भी विषय थे उसका चुनाव लेखक ने स्वयं किया था। कोई इस संबंध में राय देने वाला था भी नहीं। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन में मुझे आनंद आता था, यानी हिंदी और अंग्रेजी का साहित्य का अध्ययन करने के लिए लेखक को आनंद आता था। विशेषकर अंग्रेजी कविता के अध्ययन में। फिलॉसफी तो मैं जीहन पढ़ रहा था, पर यह भी विचित्र बात है कि मेरे सबसे अधिक नंबर फिलॉसफी में आया करते थे। यानी कॉलेज के दिनों में या कॉलेज में लेखक के सबसे अधिक नंबर फिलॉसफी में आते थे। अंग्रेजी में मैं मिस्टर तब लोग श्री अंग्रेजी में मैं मिस्टर तब लोग श्री लिखे कहे नहीं जाते थे। एल.डी. गुप्ता और मिस्टर तब के वे डॉक्टर नहीं बने थे। पी.ई. दस्तूरी के सेक्शन में था, यानी अंग्रेजी में। एल.डी. गुप्ता गुरुवर की
आत्मा मुझे यह कहने के लिए क्षमा करे, व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति थे, यानी व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति थे, यानी उसके अंदर व्यक्तित्व नहीं था। किसके अंदर? गुप्ता के अंदर, एल डी गुप्ता के अंदर। उन्हें केवल पाठ्यक्रम पढ़ाकर अपनी तनख्वाह लेने के अतिरिक्त न यूनिवर्सिटी में कोई काम था, न विद्यार्थी से, न सहयोगी से, न अध्यापकों से। किसको? एल डी गुप्ता। ऐसे अनेक कॉलेजों में अध्यापक होते हैं। बात को उन्होंने रेनबो रिटर्न बनाई और वे स्कूल में लग गई। शायद प्रकाशक के प्रयत्नों से तो उन्होंने बड़ा धन कमाया और अपने बेटों के लिए छोड़ गए। उन पर मेरे एक मित्र ने एक लिमरिक बनाई थी, जिसका माजा अंग्रेजी जानने वालों को ले सके, अनुवाद का नहीं हो सका। यानी ये पंक्तियाँ लिखी थी। ये थेसिस वाज वेयर, इसका ज़्यादा अंग्रेजी हमें भी आती नहीं, लेकिन काम चलाओ अंग्रेजी आती है। खैर, हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सभी को फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। और फिर से एक बात बताना चाहते हैं, खैर छोड़िए, नहीं बता ही देंगे। दीपावली के अवसर पर मैंने 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर जो महाराष्ट्र सेठ हिंदी परीक्षा है, महाराष्ट्र सेठ परीक्षा के लिए 1111 रुपये शुल्क रखा है। इसको आप पे करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइए और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।